हमारी एक यूनिवर्सिटी रोहतक में विजुअल आर्ट्स की एक यूनिवर्सिटी है, रामविलास जी ने हमें कहा कि इसका नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से, हमने उसी समय स्वीकार किया, रामविलास जी उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी अब कहलाएगी। पुजारी और पुरोहित, पुजारी पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं ताकि इन सबको उचित मानधन मिले और उसमें भी इनका जो काम है, एक पुजारी को कुशल वर्कफोर्स, एक कुशलता के नाते जैसे अलग अलग पे स्केल होते हैं, तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा। जो हमारा गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज है, हर साल उसको सीटों के लिए सैंक्शन मांगनी पड़ती है। तो आपकी जानकारी के लिए इस साल की 100 BAMS की सीटें ये मंजूर करके हमने भेज दी हैं ताकि 100 बच्चों को और एडमिशन मिल जाए। और साथ ही वहां पर MS और MD की मांग है, 7 सब्जेक्ट में 5-5 सीटें, 35 MS MD की सीटें भी हम अपनी ओर से मंजूर करके केंद्र सरकार को भेज रहे हैं ताकि तुरंत वहां से परमिशन मिले और इस बार का MS और MD का एडमिशन उन बच्चों को वहां मिल सके। हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है, लेकिन नाम नहीं रखा था। हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा। यह भी जानकारी आपको देनी है। तो एक बड़ी घोषणा मैं ये कर रहा हूं कि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन अक्षय तृतीया ये गजेटेड हॉलिडे होगी और ये इस साल से लागू हो जाएगी। वो जमीन पैरावर की गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी, ये तय है। 2009 से ये जमीन लीज पर ली गई थी, 2042 में खत्म होनी थी। अब 2022 से नए सिरे से और 33 साल के लिए 2055 तक इस लीज को रिन्यू किया जाएगा। भगवान परशुराम जी के ऊपर एक मन में यह भी विचार आया है, उनके चित्र से एक पोस्टल स्टैंप, डाक टिकट ये जारी की जाए। अब EPPG का मामला क्या था सुनिए। इसमें 10% का आरक्षण उन लोगों के लिए था जिनको बाकी आरक्षण कहीं नहीं मिलता। अब ये योजना पहले यहां बनी थी हरियाणा में, बाद में यही योजना केंद्र सरकार ने बना दी। नाम दूसरा था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS। 10% का जो आरक्षण यहां था वही सेंटर में था। हमने वो सेंटर की जो योजना है उसी को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो 10% का आरक्षण वो जारी रहेगा, ना वो EWS हो या EPPG हो, फर्क नहीं है। अब अंतर रह गया एक कि कुछ लोगों की भर्ती हुई थी, नाम सिलेक्ट हो गए थे, उसमें से आधे से ज्यादा भर्ती को नियुक्ति पत्र मिल गए थे। लेकिन जब ये बीच में चेंज हुआ, केंद्र सरकार ने वो बनाया, उसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर एक थोड़ा डंगा डाला था कि अब इसके बाद EWS में जो भर्ती होंगे वही लागू रहेंगे, बाकी बचे हुए EWS के लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। लेकिन हमने उसमें अपील कर दी है कि ऐसे जो बचे हुए 400-500 लोग हैं, वो जो EPPG के हैं, उनकी तारीख भी शायद 20-22 तारीख लगी हुई है। हम पुरजोर हाई कोर्ट के अंदर अपने वकील को खड़ा करके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन बचे हुए लोगों को भी हम नियुक्ति दिला सकें, उनको नियुक्ति हम दिला सकें। ये हम 20 और 22 तारीख के आसपास इसका निर्णय हम करवाएंगे। एक जो विषय रह गया है जिसके बारे में अभी नीचे से आवाज उठ रही थी, और वो विषय है दोलीदार। मुझे पता है ये भी बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये जब दोलीदार का कानून बना था उस समय इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बाद में जब ये कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उसके अंदर कई बातें आई। हमने एक अमेंडमेंट उसमें किया था कि कोर्ट का जो रास्ता साफ कर दें। अब जो साफ हो गया है वो आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर 2 हिस्से हैं। एक प्राइवेट जमीन जो लोगों ने अपने पंडितों को, दोलीदार, भोंडीदार, जो भी कुछ नाम रखे हैं, उनको दी हुई है। एक है जो सरकारी जमीन है, पंचायती जमीन है या नगर पालिकाओं की जमीन है, वो भी उन्होंने दे दी। अब जो एक्ट बना करके केंद्र की भी मोहर उस पर लग गई है, वो अभी कुछ दिन पहले ये फैसला हो गया है कि जो प्राइवेट जमीन है, लगभग 1700 कुछ एकड़ है, जो बहुत गरीब छोटे छोटे परिवारों को और मिली हुई है गांव के अंदर, वो सारी प्राइवेट जमीन का जो दोलीदार का एक्ट है वो फाइनल करके वो जमीन छूट गई, वो उनको दे दी है। जहां तक
जहां तक सरकारी जमीन की बात है, सरकारी जमीन में भी जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है, जो पंचायतों की जमीन ग्रामीण क्षेत्र की, उसमें भी यदि मकान बनाने के लिए या खेती करने के लिए थोड़ी जमीन दी जाती है, उसका भी प्रावधान मैंने करना है, पॉलिसी बनानी है। लेकिन उनको परिवारों को भी खेती के लिए और जो मकान के लिए आवश्यक जमीन उसको छोड़ने का एक्ट भी हम बना देंगे, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। जहां तक करनाल की स्थानीय योजनाएं हैं, जैसा मैंने बताया है, अभी एक चौक का नाम फुआरा चौक, जो भाई मतीदास सतीदास छिपड़ चौक, वो हमने रख दिया है। एक जमीन का विषय आया है कि इनको कोई धर्मशाला के लिए जमीन, तो इसमें भगवान परशुराम सेवा सदन के नाम से एक 2000 मीटर का प्लॉट, ये इनको, क्योंकि वो एचएसपी का नियम है, उस नियम के आधार पर अप्लाई करेंगे तो उनको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 2000 एकड़ का ये प्लॉट, और केवल करनाल में नहीं, और भी जगह पर जहां जहां जरूरत होगी धर्मशाला के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो जो नियम पॉलिसी है उसके हिसाब से ये प्लॉट दिए जाएंगे। इसी प्रकार ये जो भगवान परशुराम जी का चौक है करनाल में, उसका रेनोवेशन करना है, अपडेशन करना है, क्योंकि बहुत पुराने समय से उसका रखरखाव नहीं हुआ, उसका रखरखाव भी किया जाएगा। और भगवान परशुराम चौक से गांधी चौक तक वो जो मार्ग है, जो डॉक्टर कल्पना चावला के कॉलेज के सामने वाला मार्ग है, उसका नाम भगवान परशुराम मार्ग ये भी रख दिया जाएगा, ऐसा भी हमने निर्णय लिया है। एक हमने कहा है कि कोई शहर के अंदर बड़ा कोई पार्क यदि हमको मिलेगा, अभी ढूंढ रहे हैं हमारे लोग, अगर बड़ा पार्क कोई मिलता है तो वहां भगवान परशुराम जी का एक स्टैच्यू ये भी लगवाया जाएगा, ऐसा भी हमने यहां के लोगों को विश्वास दिया है। कुछ धर्मशालाएं हैं यहां करनाल में, कुछ धर्मशालाओं को तो पैसा हमने रिलीज किया है, हमारे पास आ गए थे एप्लीकेशन लेकर के, उनको दिया है, वो मान भी गया कि हमको मिला है। लेकिन 2-3 धर्मशालाएं ऐसी भी हैं जिनको वो मुख्यमंत्री का जो सहायता कोष होता है, जो उसमें डिस्क्रिप्शन कोटा है, वो नहीं मिलता है। तो यहाँ हमारे सुरेंद्र बड़ोता जी और बाकी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं वो सब मिल करके जिन जिनको नहीं मिला है उनकी लिस्ट मुझे तो क्या देंगे, अपने आप वो इकट्ठा करके और उसमें बांट लेंगे। 31 लाख रुपया उन धर्मशालाओं के लिए, और ये भी घोषित किया जाता है।